नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार्यक्रम लव यू जिंदगी में। आप सुन रहे हैं एपिसोड 3 और इस हफ्ते हम बात कर रहे हैं जो मानसिक टेंशन, स्ट्रेस होती है इस कोरोना की बीमारी, महामारी के समय में। तो हमें इतने सारे फ़ोन कॉल आ रहे हैं लोगों से जो अलग-अलग चुनौतियों से जूझ रहे हैं और कोशिश हम करते हैं कि हम जितनी मदद कर सकें हम करें। पर हम ये भी चाहते हैं कि हम कुछ आपको ऐसे साधन दें जिससे आप अपना मानसिक संतुलन अच्छा रख सकें और ताकि आपके परिवार में जो माहौल है वो भी अच्छा रहे और आप अपने अच्छे पॉजिटिव मन से आप अपने आगे की जो ज़िंदगी की प्लानिंग करना चाहते हैं वो आप कर पाएँ। तो मैं हूँ आरती, गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो से। मेरे साथ हैं राजबाला फाउंडेशन के सतीश कौशिक जी। नमस्कार सतीश जी। हाँ, नमस्कार आरती जी, नमस्कार। और इस हफ्ते हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति गुप्ता जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इंडियन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ईस्ट की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं CIP रांची से। तो डॉक्टर प्रीति, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू, नमस्ते। तो सतीश जी, ये बताइए कि हम क्यों अब आज इस हफ्ते सोच रहे हैं कि इस हफ्ते तो बहुत ज़रूरी है कि हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें, स्पेशली जो प्रवासी हमारे दोस्त हैं उनके मानसिक संतुलन के बारे में। देखिए, अभी जो समय है, इस टाइम में मानसिक स्वास्थ्य सबसे बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जिस स्थिति से हम लोग गुजरते हैं, गुजर रहे हैं अभी, अनसर्टेनिटी बहुत है, एंजाइटी, स्ट्रेस है, सब लोगों में कुछ ना कुछ चिंताएं हैं, वरीज हैं। और जो हम लोगों ने ये प्रोग्राम मिलके लव यू जिंदगी, क्योंकि जिंदगी को हम प्यार करते हैं और कोविड के बाद भी जिंदगी है, कोविड से पहले भी जिंदगी थी, कोविड के दौरान भी जिंदगी रहेगी और कोविड के बाद भी जिंदगी रहेगी। तो उस समय में जो कोविड के बाद की जिंदगी है उसकी तैयारी करने के लिए हम लोग लव यू जिंदगी प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसमें अलग अलग विषयों पे बहुत सारे विशेषज्ञ आते हैं। और आज हम लोग काफी फॉर्चुनेट हैं कि हमारे साथ डॉक्टर प्रीति गुप्ता, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर साइकेट्री रांची, जो कि एक देश का जाना माना संस्थान है, वहाँ से है और एक बहुत अच्छी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जो रोजमर्रा मानसिक परेशानियों से जो लोग जूझ रहे हैं, यानी जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं, जो प्रवासी हैं, उनको भी मिला के और अदरवाइज भी वो डेली बेसिस पे मानसिक परेशानियों से जूझते हुए लोगों को देखती हैं, उनका समाधान करती हैं, उनका इलाज करती हैं। तो आज हमारे इस प्रोग्राम में लव यू जिंदगी में वो हमारे साथ हैं और हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। तो सतीश जी, पिछले 2 महीने से आप भी गुड़गांव की आवाज़ पे जो लाइव प्रोग्राम चलता है जिसमें हमारे प्रवासी दोस्त फ़ोन करते हैं और अपनी जो क्या बीत रहा है उनके ऊपर वो बताते हैं, तो आपको क्या लगता है कि डॉक्टर प्रीति से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसमें एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प कर सकता है? देखिए ना, मानसिक परेशानियां, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि मानसिक परेशानियां हैं और ये जिस तरह की स्थिति अभी हमारी है देश में और जिस तरह की कोरोना वायरस की वजह से अनसर्टेनिटी, एंजाइटी, स्ट्रेस और परेशानियां बढ़ी हैं। कुछ तो फिजिकल परेशानियां हैं जो कि फाइनेंस की वजह से, रोजगार ना होने की वजह से, या एक ही जगह लॉकडाउन में रहने से, या और जो पहले जो मानसिक तौर से जो पहले परेशान थे लोग, उनमें बढ़ भी गई हैं। तो ये परेशानियां होते हुए एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है और जो खुद भी देख रही हैं वहाँ पे रांची में, उनका हमारे साथ होना ये काफी हद तक हमारे मानसिक परेशानियों से जूझते हुए जो लोग हैं उनके लिए सहायक हो। तो ये बता सकती हैं। हाँ, तो आप बताइए कि सबसे जो मेन आप मुद्दे क्या देख रही हैं और क्या कर सकते हैं लोग कि अपना मानसिक संतुलन थोड़ा बनाए रखें? अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार वालों के लिए क्या कर सकते हैं?
सबसे पहले तो अगर हम प्रवासी मजदूरों की बात करें या जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनकी बात करें तो अभी वो एक जगह से दूसरी जगह अपने घर वापस जा रहे हैं। ठीक, ऐसे में वो बहुत ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे जा रहे हैं, ट्रांजिशन के लिए बीच में कहीं पे रखे जा रहे हैं। तो और जैसा कि सर ने बताया, उनके पास जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं है। इसके अलावा उनके पास फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं कि अभी उन लोगों को साथ में भेजा जा रहा है तो इन्फेक्शन का फियर है, कहीं उनके घर में सब कैसे रह रहे होंगे, उनको इन्फेक्शन ना हो जाए इसका फियर है। तो वो बहुत ही पावरलेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरों पे आश्रित हैं, इस वक्त दूसरों पे डिपेंडेंट हैं अपने फाइनेंसेस के लिए, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपने आने वाले भविष्य में वो क्या जॉब करेंगे, उन एस्पेक्ट्स के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा कई जगह से हम लोगों को जैसे ऐसी घटनाएं पता चल रही हैं जिसमें उनके साथ जो है थोड़ा ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, तो वो रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हैं, जैसे उनसे भेदभाव रखा जा रहा है, उनको दूर रखा जा रहा है। तो ऐसे में ये जो और ऊपर से जहाँ पे वो जा रहे हैं, जहाँ पे अगर मान लीजिए वो अपने गांव पहुंच भी रहे हैं, तो वो जो जगह है वहां पे वो बहुत ज्यादा रहने की उनको आदत नहीं रही है। तो अभी जब क्योंकि वो हमेशा डेली वेजेस के लिए जो है बाहर जाते रहते थे, वो बाहर काम कर रहे थे, बाहर कमा रहे थे, वहां से पैसे भेज रहे थे, तो उनको उस नए माहौल में एडजस्ट करने में भी दिक्कत आ रही है। वहां पे भी गांव वाले, क्योंकि अगर हम देखें हर बॉर्डर टू बॉर्डर वहां पे क्वारंटाइन सेंटर्स बने हैं, एक स्टेट क्रॉस कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट क्रॉस कर रहे हैं तो गांव क्रॉस कर रहे हैं तो जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जहाँ पे उनको दूर रखा जा रहा है। गांव में कभी कभी परिवार भी अपने पास नहीं आने दे रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, नई चीजें हैं जिनके साथ उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये उनके लिए एक सामाजिक, मानसिक और अगर हम कहें इमोशनल, भावात्मक आघात की तरह है। ठीक है, उनको ट्रॉमा की तरह है ये उनके लिए कि अचानक से ये सिचुएशन आई है कोविड की और उनको अचानक से इतने ढेर सारे एडजस्टमेंट करने पड़ रहे हैं, इतनी चीजें करनी पड़ रही हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें हो सकता है कोई मानसिक दिक्कत रही हो, उनको कोई मानसिक परेशानी रही हो, और या किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम रही हो, कोई शारीरिक परेशानी रही हो। ऐसे में उनका इधर से उधर मूव करना, तो स्वाभाविक है कि इन सब चीजों का उनके मन पे प्रभाव पड़ना ही है। और अगर उनके मन पे प्रभाव पड़ रहा है तो उनके शरीर पे भी इसका प्रभाव पड़ना ही है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारा मन है वो हमारा और जो हमारा जो शरीर है ये आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसका असर हमारा मन पे भी पड़ेगा। तो ऐसे में अभी जो जरूरत है वो है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य और अपने शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इस सिचुएशन में बहुत से लोग हैं जो घर पहुंच चुके हैं, बहुत से लोग हैं जो बॉर्डर पे अभी भी फंसे हुए हैं। जो बॉर्डर पे फंसे हुए हैं उनके लिए या जो ट्रांजिशन पीरियड में रखे गए हैं, ऐसे में गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम्स चला रही है जिसके बारे में सर और बेहतर तरीके से बता सकते हैं। उनकी जो बेसिक सिक्योरिटीज है उनके लिए। और जहाँ तक उनके मानसिक स्वास्थ्य की बात है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने बहुत से हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं जहाँ पे वो अपनी इन समस्याओं के बारे में डॉक्टर से बात कर सकते हैं, जो और प्रोफेशनल्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके साथ राय मशवरा कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है बहुत से इंस्टीट्यूट को उन्होंने जो है कांटेक्ट भी किया है, वहाँ से बहुत से विशेषज्ञ हैं जो उन क्वारंटाइन सेंटर्स पे जा रहे हैं, जो उन ट्रांजिशन जहाँ पे रखे गए हैं ट्रांजिशन वहाँ पे भी जा रहे हैं और वहाँ पे उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस देने की जो है कोशिश कर रहे हैं कि ये कोविड क्या है, इस वक्त हम लोग क्यों क्वारंटाइन में रह रहे हैं, इस वक्त ऐसी क्या परिस्थितियां हैं जिसमें सबको क्यों एडजस्ट करना पड़ रहा है, ऐसे में हमें सोशल डिस्टेंसिंग क्यों बनाकर रखनी है, ऐसे में हमें मास्क क्यों पहनना है, हमें क्यों साफ सफाई इतनी ज्यादा रखनी है। तो इन विषयों पे जानकारी दे रहे हैं।
साथ में वो ये भी स्क्रीन कर रहे हैं कि अगर किसी को मान लीजिए उदासी की समस्या हो रही है, एंजाइटी की समस्या हो रही है या कोई और मानसिक बीमारी के लक्षण पता चल रहे हैं तो वो उनको आइडेंटिफाई कर सके और उसके लिए आगे क्या इलाज किया जा सकता है उसकी व्यवस्था कर सके। तो इसके लिए सरकार भी प्रयासरत कर रही है। अब पॉइंट ये है कि हम हर मजदूर के पास, हर माइग्रेंट के पास नहीं पहुंच सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग हैं जिनके पास शायद हम नहीं पहुंच पाए, प्रैक्टिकल जो है जो बैरियर्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी वजह से। तो ऐसे में जैसे आप लोग रेडियो के माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, अवेयरनेस पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे में हम उनको कुछ सलाह दे सकते हैं कि वो अपने मन को कैसे स्वस्थ रखें। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया, जैसे सर ने बात किया कि उनको उदासी के लक्षण आ सकते हैं, तो अभी पहले इंपॉर्टेंट है कि उदासी के लक्षणों को वो पहचाने कैसे। मान लीजिए 2-3 हफ्ते से ज्यादा उनका मन उदास रह रहा है, उनको बार बार रोने का मन कर रहा है, जो भी काम करने में उनको आनंद आता था अभी उनको वो काम करने का मन नहीं हो रहा है, वो लोगों से मिलना जुलना नहीं चाह रहे हैं, वो अकेले चुपचाप बैठना चाह रहे हैं, उनके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, तो ये सारे लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं। फिर आया कि एंजाइटी के विचारों को हम कैसे समझें कि कहीं हमें एंजाइटी की बीमारी तो नहीं हो रही है। इसके लक्षण क्या है? अगर मान लीजिए हम बार बार अपना तापमान चेक कर रहे हैं कि कहीं हमें फीवर तो नहीं हो गया है, मेरे बच्चे को कहीं बार बार सर्दी खांसी तो नहीं हो रही है, हम बार बार इन सब चीजों को चेक कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे दिमाग में बार बार थॉट आ रहे हैं, अगर मेरे बच्चे को, अगर मेरे पति को, अगर मेरे घर में किसी को या मेरी पत्नी को अगर जो है कोरोना हो गया तो क्या होगा, कहीं कोरोना तो नहीं हो जाएगा, मैं ये टच कर लूंगा, मैं ये खा लूंगा तो कोरोना तो नहीं हो जाएगा, मेरे सामने वाले मेरे अगल बगल में बैठा था अभी मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा। तो अगर इस तरह के जो सोच है वो बार बार दिमाग में आ रहा है, या फिर हमें लग रहा है कि हमें बार बार नहाने की जरूरत है, हमें बार बार हाथ धुलना है। एक तो प्रिस्क्राइब टाइम है कि हमें दिन भर में हाथ धुलना है, कितनी बार हाथ धुलना है, किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स, बचाव के क्या क्या तरीके हैं वो हमें पता है, लेकिन उसके बाद भी हम बार बार इस शक में जी रहे हैं कि कहीं हमारे हाथ में जो है आ तो नहीं गया है कोरोना का वायरस, तो जाके हम हाथ धुल रहे हैं बार बार। ठीक, तो इस तरह के लक्षण है, ये एंजाइटी के लक्षण है। इसके अलावा कुछ एंजाइटी के लक्षण हो सकते हैं, जैसे वो लोग साथ में आ रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने देखा हो अगल बगल कि किसी को जो है किसी तरह की बीमारी हुई, किसी के साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ, किसी के साथ कोई घटना घट गई, अभी जैसे दुर्घटना घटी थी जो रेलवे लाइन वाली। तो इस तरह की बहुत सी चीजें भी हैं जिनके बारे में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको वो जानकारियां मिल रही हैं। तो ऐसे में वो उनके लिए ट्रॉमा है। तो ट्रॉमा के बाद जो स्ट्रेस उनके अंदर आ रहा है, वो सब चीजों को सोच के उन सब चीजों के बारे में इमेजेस उनके दिमाग में आ रही हैं, तो ये पीटीएसडी का लक्षण हो सकता है। तो इसी तरीके से सोमैटिक सिम्टम्स हो सकते हैं, उनके शरीर पे भी इसका असर दिख सकता है, नींद में कमी हो रही है, भूख में कमी हो रही है, या फिर दोनों चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, या इसके अलावा हमें कब्ज की शिकायत हो रही है और हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हमारे सर में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो गया है, हम जितना सोचते हैं वो दर्द बढ़ता जाता है। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हो सकता है कि हमें मानसिक बीमारी हो रही हो। अब उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पहले से ही शायद कोई मानसिक बीमारी हो, तो वो समझ सकते हैं कि कब इतना ज्यादा स्ट्रेस उनके ऊपर आ रहा है, तो मे बी वो जो बीमारी उनको है उसके लक्षण वापस आ रहे हो, क्योंकि अभी तो वो जो है अभी तो वो हॉस्पिटल भी विजिट नहीं कर पा रहे हैं, हॉस्पिटल भी नहीं जा पा रहे हैं, डॉक्टर से भी जो है डायरेक्टली बात कर पा रहे हैं, हो सकता है उनके पास पैसे भी नहीं है, दवाइयाँ भी नहीं हो पा रही होंगी, नहीं खा पा रहे होंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोगों में लक्षण वापस उभरने लगे हों, तो आसपास के लोग ये लक्षण उनमें ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और बता सकते हैं अधिकारियों को कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, ताकि टाइमली जो है कुछ मैनेजमेंट किया जा सके। इसके अलावा अभी कोविड ऐसी स्थिति है जिसमें हमें अपने शरीर और मन के स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बीमारी है ये हमारे प्रतिरोधक जो रक्षा तंत्र है, प्रतिरोधक क्षमता है, उस पर असर डाल रही है। तो ऐसे में हमारा स्वस्थ रहना हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि अगर हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे स्वस्थ रखेंगे, है ना। तो इसके लिए सबसे पहली चीज है वो ये है कि हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ इस वक्त कोविड है,
इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, इस वक्त ये बीमारी है और हम ये बीमारी हमें हो सकती है, और ये इस वक्त अफरा तफरी की सिचुएशन है जिसके बारे में हमें चीजें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो अब जब हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें साथ में अपने अंदर ये होप भी जनरेट करनी पड़ेगी, कल्टीवेट करनी पड़ेगी, आशा पैदा करनी पड़ेगी कि हम इससे भी जूझ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले बहुत सी बीमारियां हुई हैं, बहुत सी ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें ये माइग्रेंट वर्कर्स रहे हैं और उससे निकले हैं। तो ये सिचुएशन भी ऐसी है जहाँ पे वो अगर कोशिश करेंगे, अगर अपना दिमाग थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे तो हम इन सब चीजों से भी जूझ लेंगे, इन सब चीजों से भी निकल सकते हैं। तो मेरा ये सवाल था डॉक्टर प्रीति कि परिवार में या जैसे दोस्त एक साथ रह रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर वो अपने में से किसी एक को के साथ ये लक्षण देख रहे हैं किसी भी मानसिक बीमारी की, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो क्या करें? सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए अगर हम ये मान के चलें कि कोई भी मनोरोग विशेषज्ञ पास में नहीं है जिसको वो बुला सकते हैं या रीच कर सकते हैं, तो क्या कोपिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो पास के लोग हैं वो कर सकते हैं ताकि एक माहौल जो है वो पॉजिटिव होता है? जो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो सबसे बेहतर टेक्निक है, जहाँ से हम लोग इनफैक्ट स्टार्ट करते हैं, जो सबसे बेसिक टेक्निक है वो है रिलैक्सेशन टेक्निक। ठीक है, जिसमें हम लोग शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी कम टाइम लगता है, उसको सीखना भी आसान है। तो अगर इस तरह के स्ट्रेस के लक्षण दिख रहे हैं तो सबसे पहले, जैसे कि हम लोगों ने बात किया, फिजिकल हेल्थ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज की जा सकती है दिन में 3-4 बार। ठीक है, एक होता है, अच्छा, शॉर्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने का भी एक तरीका होता है, किस तरीके से आपको ब्रीथ पे फोकस करना है, उसको इनहेल करना है धीमे धीमे, उसके बाद जब आपने जब वो सांस लिया, ब्रीथ लिया, उसके बाद उस सांस को आपको कुछ सेकंड रोकना होता है। तो उस वक्त आप दिमाग में कुछ पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव स्टेटमेंट ला सकते हैं, फिर आपको उसी तरीके से धीमे धीमे उसको बाहर छोड़ना होता है। तो ये जो है शॉर्ट ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है, ये हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं पे भी वेबसाइट इधर उधर ढूंढ सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट ब्रीथिंग की एक्सरसाइज है, ये आपको एक बार में 5-6 बार आप उसको रिपीट कर सकते हैं और दिन भर में उसको 3-4 बार रिपीट कर सकते हैं। अब जैसे बहुत लोगों को शॉर्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज नहीं आती है, तो वो लोग क्या करें? तो अगर हम गाँव के लोगों की बात करें तो उनको योग के बारे में बहुत जानकारी होती है। योगा में जो अनुलोम विलोम है उसको वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वो अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है कि अपना दिन का रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप दिन का रूटीन बना रहे हैं, मतलब सोने, खाने पीने का और जो है क्या काम कब करना है, अगर इसका एक रूटीन, एक दैनिक दिनचर्या है आपकी, ठीक है, तो वो आपके जो शारीरिक संगठन है, ठीक है, आपके शरीर है, शरीर के अंदर जो सिस्टम्स हैं उस पर असर डालता है। तो बहुत जरूरी है कि आप समय पे सोएं, समय पे जगें और सारी जितनी एक्टिविटीज पहले समय पे करते आए थे वो समय पे करें, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे या जब इधर से उधर लॉकडाउन, आई एम सॉरी, ये उन माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है हेल्पफुल हो सकता है जो अपने गांव पहुंच चुके हैं और अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, है ना। जो ट्रैवल कर रहे हैं, आई गेस उनके साथ शॉर्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जो है ज़्यादा काम करेंगी। इसके अलावा अपने जितने भी नेगेटिव इमोशंस है उनको शेयर करना, वेंटिलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके अगल बगल कोई भी है, तो आप अगर कोई समस्या महसूस कर रहे हैं, जो भी चिंता परेशानी है, आप उसको बोल सकते हैं, वो सुन सकता है, या फिर आप किसी और से बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स जो है गवर्नमेंट ने दिए हैं, आप वहाँ पे जो है डॉक्टर से बात कर सकते हैं, काउंसलर से बात कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि इन सब परिस्थितियों में भी अपने जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना, उसको सकारात्मक रखना, क्योंकि इसका सीधा असर आपके शरीर पे पड़ेगा। तो सकारात्मक सोच कैसे रखी जाए? हाँ, मैं वो सतीश जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं डॉक्टर प्रीति एक बात कहना चाह रहा था। जैसे आरती जी ने पूछा कि अगर मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं हम, मान लीजिए ट्रेन से वापस जा रहे हैं, तो पूरा परिवार हमारे साथ है, या हमारे दोस्त भी हमारे साथ है, तो उस टाइम में आपस में बातचीत करना, अगर किसी को इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, किसी को घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है, गला सूखने लगता है, प्यास लगने लगती है,
तो इस तरह की अगर परेशानी होने लगे तो आपस में एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है वहां पे, क्योंकि इमीडिएटली तो आपको सहायता नहीं मिलेगी, लेकिन परिवार वाले अगर उनसे आपस में बात करें तो डॉक्टर प्रीति मेरे ख्याल से वो काफी ठीक रहेगा। तो इमीडिएटली आपको राहत मिलती है। उसके बाद जब आप स्टेशन पे पहुंचते हैं या जहां पहुंचते हैं वहां पे आप सहायता ले सकते हैं। जी जी। जब आप सांस लेते हैं तो एक तरीका आप यूज कर सकते हैं कि जब सांस को अंदर लेते हैं तो 8 तक गिनती गिनिए मन में, और जब आप उसको छोड़ते हैं तो 7 तक गिनती गिनते हुए उसको छोड़िए। और अगर इस एक्सरसाइज को आप 2 मिनट और कहीं पे बैठ के भी किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं, और ये आपको आराम पहुंचाती है। तो थोड़ी देर के लिए आपको रिलैक्स कर देती है ये आपको, यहाँ तक कि अगर आपको नींद जब नहीं आती है उस टाइम भी इस तरह की अगर एक्सरसाइज करें तो ये हेल्प करेगी आप। डॉक्टर प्रीति एक हमने बात, हाँ नहीं बताइए। एक तो ये था कि क्योंकि ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं ये उन लोगों के लिए भी मददगार होंगी जो शहर में ही रह रहे हैं, जो या तो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनको काम वापस मिल जाएगा, और या उनके पास साधन नहीं है वापस जाने के, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। एक तो क्या है कि और क्या कोई एक्टिविटीज है जो कम जगह में वो कर सकते हैं थोड़ा मन को शांत करने के लिए। और दूसरा ये है जो एक बार हमने बात करी थी कि जो आप ये बता रहे थे कि लोगों की जो इस बीमारी की तरफ जो नजर है, हाँ, कि अगर मैं कोरोना पॉजिटिव हूं तो मुझे एक स्टिग्मा सा है, मुझे एक ऐसे नजर से देखा जा रहा है कि इनके तो पास भी मत जाओ, ये ऐसे हैं वो वैसे हैं। तो एक बहुत डर की चपेट में सब लोग आ गए हैं और वो इतना डर हो गया है कि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो ऐसे में क्या करें? जहाँ तक आपका जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि कम जगह पे क्या करें। तो माइग्रेंट वर्कर्स का क्या है, इन लोगों की अगर हम लोग बात करें तो ये ऑलरेडी बहुत सी फिजिकल एक्टिविटी करने के आदी होते हैं, ठीक है। तो इनसे अगर हम ये कहें कि अलग से आप फिजिकल जो है एक्सरसाइजेस करें तो आई एम नॉट श्योर। तो लेकिन चीज क्या है कि अभी करंट सिचुएशन में वो उतना फिजिकल वर्क शायद नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से अभी जो उनको एक्टिव रहना जरूरी है, चाहे वो मेंटली एक्टिव रहे चाहे वो फिजिकली एक्टिव रहे। तो कुछ कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस है जो वो कर सकते हैं, जो शॉर्ट ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है सर ने बताया। इसके अलावा अगर इस तरह की सोच नकारात्मक आ रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं, या ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम अपने हर संवेदन जितने भी सेंसेशन है उनको इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई 5 चीजें जो आप देख पा रहे हैं, कोई 3 चीजें जो आप सुन पा रहे हैं, कोई 1 चीज जो आप सूंघ पा रहे हैं, ठीक है, कोई 2 चीजें, मतलब 5 4 3 2 1 करके सारे जितने भी हम लोगों के जो ऑर्गन्स हैं इनको हम इन्वॉल्व करते हैं। तो एक ये हो सकता है। इसके अलावा उल्टी गिनती गिनना बहुत ही कॉमन है, जाकर पानी पी लेना, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रैक्शन यूज कर सकते हैं वहां से हटने का। फिर सेकंड पॉइंट आता है, आप स्टिग्मा की बात कर रहे थे, तो ये भी अगर हमारे पास अवेयरनेस नहीं है, हमें फैक्ट्स नहीं पता है, तो ऑब्वियसली स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा पैदा होगा। तो स्टिग्मा को रोकने के लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट भी अपने लेवल पे कर रही है और हम लोगों को भी ये अपने लेवल पे करना होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा अवेयरनेस फैलेगी उतनी ही ज्यादा हम लोग ये जो भेदभाव है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इससे लोगों को बचा पाएंगे। फिर भी अगर कोई इंसिडेंस ऐसा हो रहा है, सपोर्ट किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है और किसी ने हमको जो है कहा कि नहीं नहीं इसको हटाओ, इसके पास नहीं रहना है, तो हमें यहाँ पे अब उनका मन समझने की जरूरत है, उनके बारे में भी समझने की जरूरत है कि मतलब एक क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन, क्योंकि वो भी इंसान है, तो उनको भी उनके भी अंदर डर है। तो ऐसे में उनसे भी इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीज समझने की जरूरत है कि कोई बात नहीं,
वो भी डरा हुआ है, शायद इसलिए उसने ऐसा किया हुआ। ये सारी चीजें क्षणिक है, टेम्पररी हैं, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी एक दिन। इसके अलावा कि मान लीजिए प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उनका सॉल्यूशन ढूंढना, ठीक है, अपने दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई हमारे पास आ रहा है, कोई हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो हम मेंटल लेवल पे भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हम अपने दिमाग में ये थॉट ला सकते हैं कि क्या हम सबको चेंज कर सकते हैं, क्या हम सब आदमियों के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। हर आदमी हमारी जैसा तो नहीं है, हर आदमी अलग अलग है, तो ऐसे में ठीक है वो ऐसा रिस्पॉन्स कर रहा है, ये उसका बिहेवियर है, हमें अपने रिएक्शन पे काम करना है कि हमें कैसा व्यवहार करना है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखा जा सकता है, और ये तभी होगा जब आप अपने दिमाग को शांत रख पाएंगे, पॉजिटिव रख पाएंगे। तो इसके लिए रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। तो ये कुछ तरीके हैं। और शायद अगर क्योंकि लोग कई बार एक साथ रह रहे हैं, तो शायद अगर मिल के प्राणायाम करें, मिल के एक समय बांध दें कि चलो इस समय हम सब लोग मिल के करेंगे, शायद वो ज्यादा आसान हो जाए। अकेले करना कई बार मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, जैसे जो है ये जो कम्युनिटी लेवल पे जो है चीजें हो रही हैं, अभी जो है काफी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कम्युनिटी लेवल पे हॉल्स बन रहे हैं जहाँ पे सब लोग एक साथ रह रहे हैं, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिटी किचन बन रहे हैं जहाँ पे सब लोग मिलकर खाना बना रहे हैं। तो उसी तरीके से ये कम्युनिकेट जो है हम एक बड़े लेवल पे ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस है, इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है। जी जी, सतीश जी। हाँ, नहीं यही है, मिलजुल के तो काफी कुछ हो सकता है। तो अगर मिलजुल के करें हम लोग, तो मुसीबतों से भी हम लोग निपट सकते हैं। ये जो अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि परमानेंटली तो रहनी नहीं है ये, अच्छे दिन तो आएंगे ये वो तो पक्का है। तो अगर मिलजुल के करें तो वो जल्दी आ जाएंगे। जी, तो मैं यही सोच रही थी कि ज्यादातर लोग अभी अकेले नहीं हैं। हो सकता है जबरन अकेले नहीं हो, क्योंकि वो कहीं रह रहे हैं जहां और लोग भी हैं, अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो भी और लोग हैं साथ में, अगर किसी क्वारंटीन सेंटर में है तब भी उनके साथ लोग हैं, और अगर जैसे हम गुड़गांव में हैं, अगर गुड़गांव में भी रह रहे हैं तो कमरे में या आस पड़ोस में लोग हैं। तो बहुत कम लोग हमें भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं हम बिल्कुल अकेले हैं। अगर कमरे में भी अकेले हैं तो आस पड़ोस में लोग हैं। तो इसीलिए शायद ये एक अच्छा समय है एक अपना छोटा सा समुदाय बनाने का, जिसमें हम मिलके कुछ एक्सरसाइजेस करें, जिससे सभी को एक मानसिक संतुलन मिले, क्योंकि एक दूसरे की पॉजिटिविटी से भी तो सब लोगों का मन ठीक रहता है ना। ये बहुत सी पॉजिटिव बातें भी शेयर की जा सकती है कि हमारे क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, कि हमने क्या क्या जो है चीजें हासिल की हैं अभी तक जिंदगी में, और वो जो चीजें हैं वो केवल मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकती है, रुपया पैसा ही नहीं हो सकता है। हमारे क्या क्या रिश्ते हैं जो हमने जो है हासिल किए हैं। हो सकता है कि जो है हमारे पास कभी रहने के लिए बिल्कुल भी घर नहीं था, अभी शायद हमारे पास एक कच्चा मकान है, अभी शायद मेरे पास एक पक्का मकान है, शायद मेरे फादर अभी भी मेरे साथ हैं, हम लोग अभी भी, हमारा जो परिवार है वो मिलजुल के रह रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी अच्छी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। जी जी, यानी ये ध्यान रखिए कि ये सोचिए कि मेरे पास है क्या, मेरे पास है, ये मत सोचिए कि मेरे पास क्या नहीं है। जी, तो जी, जितनी पॉजिटिव सोच रखेंगे उतने ही खुश रहेंगे। जी जी। नहीं डॉक्टर प्रीति, क्या हुआ है कि जब हम लोग इमिग्रेंट्स को बारे में बातें सुन रहे थे या उनसे बातें कर रहे थे, तो ये देखने में आता था कि जो लोग पहले बड़े मजे से अपना खाना भी खाते थे, अपने कमाते भी थे, नौकरियां भी थी उनके पास, सब कुछ था, लेकिन जैसे ही कोविड ये आया तो सब बंद हो गया, उनका रोजगार भी बंद हो गया, उनके पास जो खाने पीने की चीजें थी वो भी खत्म हो गई। तो वो क्या हुआ कि जो अपने आप कमा के खाते थे उनको लाइन में खड़े होना पड़ा, राशन के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ा। और यहाँ तक कि कुछ लोग जो उनको खाना दे रहे थे या राशन प्रोवाइड कर रहे थे, वो सबसे पहले फोटो खींचते थे। तो यहाँ तक भी इंसिडेंट हुई है कि उन्होंने कहा कि अगर आपको फोटो खींचना है तो हमें खाना नहीं चाहिए। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उनका जो आत्म सम्मान है, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल था या सेल्फ एस्टीम जो थी, उस पे इसका काफी फर्क पड़ा है।
तो उस सेल्फ एस्टीम को ठीक करने के लिए आज की सिचुएशंस में ये सभी लोग, चाहे वो इमिग्रेंट्स हो या और लोग भी हों, बहुत लोगों पे फर्क पड़ा है। ये जरूरी नहीं है खाली इमिग्रेंट्स पे पड़ा है, और लोगों पे भी फर्क पड़ा है जिनके साधन कम थे, उनके ऊपर भी पड़ा है। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर प्रीति, हम लोगों को क्या करना चाहिए ताकि उनका आत्मसम्मान दोबारा से वापस आए और वो ठीक से अपनी जिंदगी को गुजार सकें? सर काफी वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा सच में हो रहा है और ये बहुत ही गलत है। तो क्योंकि मैंने भी कुछ जगह पे पढ़ा था, जैसे 4-4 घंटे लाइन पे लग रहे हैं, उसके बाद खाना खत्म हो जा रहा है, केवल 4 केले उनको हाथ में दिए जा रहे हैं। तो ये सारी जितनी घटनाएं हो रही है वास्तव में घटित हो रही हैं और ये काफी निंदनीय, मतलब गलत है। तो जैसे कि हम लोगों ने कहा पहले भी कि हर किस्म के इंसान हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो जहाँ पे कुछ दुर्व्यवहार, दुर्घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, वहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में जो शायद हमारे लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जो मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए, भाई बहनों के लिए काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, काफी बड़े बड़े लोग हैं, करीब 10-15 लोग जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि मजदूरों के आत्मसम्मान की बात को उठाया है और सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। और उसकी वजह से सरकार बहुत से उन्होंने अभी पॉलिसीज निकाली हैं, बहुत से उन्होंने निर्णय लिए हैं। तो कुछ लोग अगर इस तरह का नेगेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड रख रहे हैं। तो अब चीज आती है कि अगर जिनके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर क्या किया जाए। देखिए, सबसे पहले अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हमें जहाँ पे चेंजेस करने हैं वो हमारी खुद की सोच, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इस तरह की प्रॉब्लम है, ये एक्सपेक्टेड है कि हम सब लोगों से एक जैसा सामान्य व्यवहार अपेक्षित नहीं रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह के बिहेवियर आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हम लोग हैं वो एक सामाजिक प्राणी हैं, ठीक है। हमेशा से, पहले से भी अगर हम कहें तो हम लोग एक दूसरे की मदद के बिना, एक दूसरे से सोशलाइज किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो कभी कुछ लोग मदद के लिए हाथ फैलाते हैं, कुछ लोग मदद करने की स्थिति में होते हैं। तो ये चीजें चल रही हैं, ये केवल इनके साथ नहीं है, ठीक है। अगर हम ये कहें कि जो अमीर लोग हैं, जो अभी वो लोग भी काफी डेप्थ में हैं, ठीक है। अभी जैसे न्यूज में आ रहा है कि कुछ एक्टर हैं जो अपना अकाउंट शेयर कर रहे हैं कि भाई मेरे को 200-400 रुपए की मदद कर दो, और इसमें मुझे कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि जान है तो जहान है, जैसा सर ने कहा था एक बार। तो और यहाँ पे तो उनके लिए तो हम सम्मान महसूस करते हैं, हमें तो ओब्लाइज्ड है उनके लिए, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो कंट्री है, वो उन्हीं के दम पे खड़ा है, उन्हीं से हमारी इकोनॉमी जनरेट हो रही है। तो ऐसे में अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये आत्मसम्मान कम हो रहा है, तो नहीं, केवल 2-4 लोगों के बिहेवियर पे या कुछ लोगों के बिहेवियर पे ये सोच लेना अपने मन में कि मेरा कोई सम्मान नहीं है, ये सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे बहुत से लोग हैं जो हाथ जोड़कर आपका सम्मान करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, हर तक वो कोशिश नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा है, तो कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगेन अभी हमारे पास आगे भी मौका है, हमारे पास आगे अभी जैसे लोग समझ रहे हैं, लॉकडाउन जैसे खुल रहा है, फिर से जॉब के ऑप्शंस आ रहे हैं, तो वो उन लोगों को लग रहा है कि हमें फिर से इनकी जरूरत है, तो वो हो सकता है कुछ लोगों को सम्मान सहित कांटेक्ट करे। तो अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो वापस जाकर उन जॉब को करेंगे या नहीं, या वो कुछ नया सोच रहे हैं या कुछ नई जॉब सोच रहे हैं। लेकिन आगे चलकर नई जॉब्स आनी है, तो सम्मान, अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचना ये हमारे दिमाग में है, ठीक है। तो मेरी उनसे विनती है कि वो केवल कुछ लोगों के बेसिस पे ये सोच अपने अंदर ना डेवलप होने दें कि उनका आत्मसम्मान गिरा है, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो व्यवहार हो रहे हैं वो गलत नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रही थी। नहीं, आप देखें ना, हैदराबाद में अभी बाई एयर उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो इमिग्रेंट चले गए थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, उनको बुलाया जा रहा है। और दूसरा, आरती जी और डॉक्टर प्रीति, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप किसी को चांस नहीं देंगे तब तक आपकी कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। कि आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चांस दे रहे हैं।
तो आपकी परमिशन के बिना कोई आपके आत्मसम्मान को नीचे नहीं ला सकता, कोई आपके सेल्फ एस्टीम को नीचे नहीं ला सकता। तो आपको ये सोचना है, आपकी अपनी इम्पोर्टेंस है। आप ये देखें कि आपके बिना देश नहीं चलेगा, और दूसरा जो भी आपकी हेल्प, सरकार भी अगर आपकी हेल्प कर रही है तो ये आपका राइट है, वो आपको हेल्प चाहिए। जब जरूरत होती है तो आप टैक्सेस भी देते हैं, आप कर भी देते हैं, आप सारे काम करते हैं और बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं, तो आपकी इम्पोर्टेंस कोई कम नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिए कि आपकी अपनी इम्पोर्टेंस है। ये वक्त की बात है कि वक्त इस तरह का है कि हमारी सिचुएशन इस तरह की है, ये इस तरह की महामारी हमारे पास आई है जो कि इस तरह की सिचुएशन लेके आई है, और हम लोगों को इस तरह से व्यवहार करना पड़ रहा है या दूसरों का व्यवहार देखना पड़ रहा है। तो ये एक सबक भी है आपके लिए। तो आगे बढ़ के और पूरी ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा हिम्मत से काम करिए, आप फिर उससे भी बेटर हो जाएंगे जैसे पहले थे। हाँ हाँ, और उम्मीद ये है कि जो कंपनियां जो जॉब्स देती हैं वो भी अपने व्यवहार पे शायद फिर से सोचेंगी कि अपने वर्कर्स के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, शायद उसमें भी एक थोड़ा परिवर्तन आएगा। तो डॉक्टर प्रीति, शुक्रिया। जो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्रिया अदा करने के लिए, तो शुक्रिया कि आपने इतना टाइम दिया, और ज़रूर मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को बहुत काम आएगा जो आपने सुझाव दिए हैं। सतीश जी शुक्रिया। और दोस्तों, आप सुन रहे थे एपिसोड 3 लव यू जिंदगी का, हमारा साप्ताहिक प्रोग्राम जो सोमवार को आता है। हम फिर मिलेंगे आपको अगले हफ्ते। अगर आपके पास कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज भेज सकते हैं। उसका मैसेज का नंबर है 9958941408। तो फिर से मिलेंगे। नमस्कार।